Hello friends, myself Yash and I am here to help you in your journey to understand chemistry। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैटालिस्ट एक रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग है वो है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कि अगर आप कैटालिस्ट लेते हो किसी रिएक्शन में और कैटालिस्ट नहीं लेते हो तो क्या होता है उस रिएक्शन में। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग को लिखता हूं मैं, इफेक्ट ऑफ catalyst on rate of reaction। कि कैसे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, मतलब रिएक्शन की स्पीड को। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस शब्द के बारे में जो कि है कैटलिस्ट। तो ठीक है, चलिए लिखता हूं मैं कैटलिस्ट की डेफिनेशन। तो क्या होता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस। तो कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस होता है which alters the rate of chemical reaction without getting consumed in it both qualitative as well as quantitatively। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो मैंने डेफिनेशन दिया हो या आपके टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन से अलग हो, लेकिन इसे अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो क्या होता है कैटलिस्ट। मैं पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो कैटलिस्ट क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि अल्टर करता है, रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। ओके, विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट, मतलब ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, और वो भी कैसे? क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे टाइप का केमिकल सब्सटेंस है। तो केमिकल सब्सटेंस में इट कैन बी डिफरेंट टाइप। ये मेटल हो सकता है। क्या हो सकता है? ये मेटल जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ले लूँ ये ट्रांजिशन मेटल। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में आप यही देखेंगे, ट्रस्ट ट्रांजिशन मेटल। सर ये ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं? जी बेटा, डी ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल, कुछ एफ ब्लॉक के भी मेटल आप ले सकते हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका फेमस एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस। क्या है? हेबर्स प्रोसेस। अगर आपको याद हो तो अमोनिया बनाने की प्रोसेस में, जिसे हेबर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, उसमें फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज होता है, Fe यूज होता है। ठीक है, तो मेटल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। क्या हो सकता है? आयन। अब ऐसा नहीं कि मैंने मेटल लिख दिया तो मेटल ही होगा, नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो आयन भी हो सकता है। जैसे आयन का एग्जांपल तो आप आगे देखोगे इसी वीडियो में। या तो फिर वो एक कंपाउंड हो सकता है, या तो फिर वो क्या हो सकता है? एक कंपाउंड। जैसे आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखे होंगे, जैसे कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमर बनाने में भी यूज होता है उसका। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। इट कैन बी केमिकल सब्सटेंस, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, मेटल हो सकता है, आयन हो सकता है। कंपाउंड होगा तो सिंपल केमिकल सब्सटेंस होगा, जो कि क्या करेगा? अल्टर करेगा। अल्टर मतलब क्या? अल्टर शब्द का मतलब होता है चेंज। अल्टर शब्द का मतलब क्या होता है? चेंज। मतलब या तो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा, मतलब रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देगा या तो कम कर देगा। तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। और इसे क्या कहेंगे? जी हाँ, इसे हम कहेंगे नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट मतलब अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है तो उस रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम इस वाले कैटालिस्ट को डालते हैं, और कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है तो उसे फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉजिटिव कैटालिस्ट लेते हैं। अपने पास दोनों ही कैटालिस्ट है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग नेगेटिव कैटालिस्ट को इनहिबिटर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? इनहिबिटर।
तो जी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इनहिबिटर और नेगेटिव कैटलिस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी इनहिबिटर नहीं होता। तो सर सही क्या होता है? तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पे, ठीक है, तो उसे देखिए और उसमें कैटलिस्ट के बारे में काफी डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। ऑटो कैटालिसिस, इंड्यूस कैटालिसिस, इनहिबिटर, ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाने का, सर्च करने का, मिल जाएगा। समझाई क्या? चलो देखो आगे। तो अल्टर करता है, और जैसे कि आप जानते ही हो अल्टर मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट में हम इंटरेस्टेड है। ये जो चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, इसमें बेसिकली हम रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहते हैं। और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट गेटिंग कंज्यूम। विदाउट गेटिंग कंज्यूम मतलब क्या? ये रिएक्शन के एंड में आएगा, रिएक्शन के एंड में खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे अगर आपने इसको रिएक्शन में स्टार्टिंग में यूज किया तो रिएक्शन के एंड में भी ये वैसे ही निकल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। तो चलिए मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी एक रिएक्शन में निकल को यूज कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट। किसको यूज कर रहे हैं? निकल। जी हाँ, आप ले सकते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, निकल। तो मान लीजिए आपने निकल का 2 ग्राम यूज किया, निकल का 2 ग्राम यूज किया। तो स्टार्टिंग में आपने 2 ग्राम यूज किया, तो एंड में भी निकल का 2 ही ग्राम होगा। तो ये किससे रिलेटेड है? जी हाँ, ये क्वांटिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? क्वांटिटी से। और दूसरा, ऐसा नहीं कि निकल कुछ और बन के निकलेगा, निकल जैसा था वैसा ही आ जाएगा। हाँ, स्टेट चेंज हो सकता है, शायद आपने सॉलिड लिया हो तो आपको ऐसे पाउडर फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं मिलेगा। तो आपने क्या सीखा? जी, आपने सीखा कि कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस। कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है और खुद रिएक्शन से बाहर निकल जाता है एंड में, ताकि आप उसे दूसरे रिएक्शन में भी यूज कर सको। और कैसे निकलता है? क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कैटलिस्ट आखिर में काम कैसे करता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं कैटलिस्ट के वर्किंग के ऊपर। मिटाने वाला तो यहाँ पे लिखा है सर, हमको टाइम नहीं दिया आपने मिटाने के लिए। अरे मिटाने के लिए नहीं, लिखने के लिए, क्या बोले जा रहा हूँ। ओके, तो अब इसे कॉपी कर लो फटाफट। जी हाँ, पॉज करके कॉपी करो। अब मैं डिस्कस करता हूँ वर्किंग के बारे में कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है, क्योंकि वही तो इम्पोर्टेंट है, काम कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा चैप्टर जो है वो केमिकल काइनेटिक्स, और यहाँ पे हम रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहते हैं। रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो बेसिकली हम बात करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में। सर नेगेटिव का नहीं पढ़ाएंगे आप? जी हाँ, नेगेटिव का भी मैं पढ़ा दूंगा। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, व्हाटएवर इज देयर फॉर पॉजिटिव, फॉर नेगेटिव इट विल बी ऑपोजिट, लेकिन हर एक पॉइंट नहीं। तो मान लीजिए आप यहाँ पे नेगेटिव का लिखोगे तो क्या करता है पॉजिटिव कैटलिस्ट? सबसे पहला पॉइंट, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये क्या कर देगा? नेगेटिव कैटलिस्ट जी, ये क्या करेगा? रिएक्शन के रेट को कम कर देगा। मतलब ये बहुत भाग रहा था, ये बहुत भाग रहा था रिएक्शन, उसको स्लो कर देगा, √2। और ये बहुत धीमे 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 धीमे, तो ये धीरे धीरे फास्ट कर देगा। कौन? कैटलिस्ट। आगे देखिए दूसरा पॉइंट। ओके, पॉजिटिव कैटलिस्ट चेंजेस द पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन, द पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो कैटलिस्ट कैसे रेट को अफेक्ट करता है? इट चेंजेस द पाथ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड मेक्स द रिएक्शन टू takes place with the path having lower activation energy, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? ये पूरे रिएक्शन का रास्ता ही चेंज कर देता है। ये पूरे रिएक्शन का रास्ता ही क्या कर देता है? चेंज कर देता है। रास्ता चेंज कर देता है मतलब अगर रिएक्शन एक पर्टिकुलर किसी पाथ से होके जा रही थी तो ये रिएक्शन का पाथ चेंज कर देगा। और कौन से पाथ से लेके जाएगा? जी हाँ, जिसमें एनर्जी कम लगती है। सर कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी। और आपने एक्टिवेशन एनर्जी पहले वीडियो में पढ़ा, जो कि रिएक्टेंट को चाहिए होती है इन ऑर्डर टू अटेन दी ट्रांजिशन स्टेट या फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ओरिएंटेशन वाला भी फैक्टर आता है, ध्यान रखिएगा आप ये। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? जी हाँ, ये भी चेंज करता है पाथ, नो डाउट, दिस ऑल्सो चेंजेस द पाथ। लेकिन ये कौन सा पाथ फॉलो करवाता है रिएक्शन को? ये रिएक्शन को वो पाथ फॉलो करता है जिसमें हायर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी?
हायर एक्टिवेशन एनर्जी। ओके अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को करवा देते हैं, मतलब अगर ये मार्कर है ये मार्कर है, दोनों को मैंने ऐसे रख दिया, दोनों रिएक्ट नहीं हो रहे तो इसमें कैटलिस्ट डाल दूंगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट का काम है कोई एक रिएक्शन जो होते रहता है उसको फास्ट करा देना। उसको क्या करा देना? फास्ट करा देना। ठीक है, ऐसा रिएक्शन कोई कभी इनिशिएट नहीं करता। एक से इक्के दुक्के आपको मिल जाएंगे, अब उसको नहीं, उसको पकड़ लो तो फिर आप मेरे को आके बोलो सर आपने तो बोला था कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करा था। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 99% केसेस में कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, तो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। आया आपको समझ में? आया? तो देखिए ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, और कैसे बढ़ाता है? रिएक्शन के पाथ को चेंज करके, रिएक्शन के पाथ को चेंज करके। चलिए अब लगे हाथ हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कैटालिटिक रिएक्शन के। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। देखिए अभी जो पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट, जी हाँ क्लोरिक एसिड का सॉल्ट है। आप नॉमेनक्लेचर से भी रिलेटेड हमारी वीडियो देख सकते हैं। अरे सर प्रमोशन बंद कीजिए। ओके तो ये देखो KClO3 है, तो ये 2KClO3 और इसे आप हीट करोगे। क्या करोगे? हीट करोगे। इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। जी इसे आप हीट करोगे तो ये आपको दे देगा 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, ये सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड, और ये होगी गैस। समझे? ये टेक्स्ट बुक में शायद आपके रिएक्शन गलत दिया है तो उसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब जनरली मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। ये रिएक्शन जनरली होता है 700 केल्विन टेम्परेचर पे। कितने पे? 700 केल्विन टेम्परेचर पे। बट अगर यही रिएक्शन मैं कुछ अलग तरीके से कराऊं, मतलब 2KClO3 अभी भी लिया है मैंने, ये सॉलिड है, इसको हीट किया, इसने दे दिया 2KCl प्लस 3O2, अभी भी ये गैस है, अभी भी सब कुछ सेम है जैसा पहले था। जी हाँ सॉलिड सॉलिड, लेकिन अब ये रिएक्शन कराया गया MnO2 की प्रेजेंस में। जी हाँ मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ब्लैक कलर का पाउडर होता है। अब ये रिएक्शन सिर्फ 500 केल्विन पे हो जाती है। सर इस रिएक्शन में हीटिंग की क्यों जरूरत होती है? तो आप देख रहे हो ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड से ये दो बन रहे हैं, इस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, और मॉलिक्यूल दूर जाएगा तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? जनरली एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा? एंडोथर्मिक, हीट को आने दो वाला प्रोसेस। तो इसमें हीट तो लगेगी। तो देखिए दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस। सर टेम्परेचर में डिफरेंस होने से क्या फायदा हुआ? तो जरा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे एनर्जी जो सेकेंड वाले केस में वो कम लगी, और एनर्जी का कौन सा फॉर्म? जी हाँ हीट एनर्जी कम लगी। क्या लगी? हीट एनर्जी कम। और हीट एनर्जी कम लगी इसका मतलब क्या? आपको फ्यूल भी कम जलाना पड़ेगा, फ्यूल भी कम जलाना पड़ेगा, और फ्यूल अगर कम जलाना पड़ेगा तो बेटा लो रोकड़ा भी तो कम लगेगा। हाँ सर, रोकड़ा, रोकड़ा मतलब मनी, रोकड़े के लिए ही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, यूट्यूब तो इतना रोकड़ा देता है कि पूछो ही मत। एक अच्छी सी डेयरी मिल्क भी खरीद लूँ तो बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिलहाल की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर का तो पता नहीं। ओके तो रोकड़ा देता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस रिएक्शन के कंपेयर में इसका रेट फास्ट होता है। जो दूसरा वाला रिएक्शन है उसका रेट फास्ट होगा, मतलब ये वाला ज्यादा स्पीड से होगा। तो देखिए यहाँ पे तो आपका बच गया क्या? रोकड़ा मतलब मनी। और दूसरा दूसरा यहाँ पे आपका क्या बच गया? टाइम। और ऐसा बोला जाता है भाई जिसके पास मनी और टाइम दोनों है उससे ज्यादा रिच तो कोई नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो टाइम तो किसी का नहीं होता। तो सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो पैसे भी कम लगे, और दूसरा समय भी, तो जल्दी भी हो गया और रोकड़ा भी कम लगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फटाफट नोट कीजिए। ठीक है जी हाँ, तो ये टेक्सचुअल वाले एग्जाम्पल ही मोस्ट प्रोबेबली मैं ले रहा हूँ ताकि आप उसे बोर्ड में भी लिख सके अच्छे से, और आप नोट्स भी बनाते जाइए साइमल्टेनियसली। चलिए अब इसे मैं मिटा देता हूँ और लेता हूँ अब दूसरा रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मेरे भाई, अरे बाबा कितना एग्जाम्पल देता है ये सर, एक एग्जाम्पल हो गया ना, समझ में आया सर एक एग्जाम्पल से? अरे पढ़ ले रे बाबा। 2H2O2, और ये डिकम्पोज होके देगा 2H2O प्लस O2। देखिए ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है।
और ये गैस। ठीक है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट के दे देता है पानी और ऑक्सीजन मेरे भाई। अब देखिए, ऐसा देखा गया है कि इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 76 किलो जूल पर मोल होती है। 76 किलो जूल पर मोल मतलब 76 किलो जूल की एनर्जी लगेगी तो ये H2O2 डिकम्पोज होके क्या दे देगा, H2O और O2। H2O और O2। अब एकदम काम की बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। लेकिन लेकिन अगर यही रिएक्शन, यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जी हाँ सब कुछ सेम, स्टेट भी सेम रहेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने इधर गैस नहीं लिखा तो आप बोलोगे कुछ और हो गया, ये लिक्विड नहीं लिखा, इधर लिक्विड नहीं लिखा तो कुछ और, सब कुछ सेम होगा। लेकिन रिएक्शन अब करा दिया आयोडाइड आयन के प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, आयोडाइड आयन के प्रेजेंस में। तो अब इस रिएक्शन को होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो 57 किलो जूल पर मोल चाहिए। तो आपने क्या देखा, क्या देखा आपने इसमें कि ये जो आयोडाइड आयन है इसने रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अरे सर आप कब से एक्टिवेशन बोल रहे हो, जरा उसका एग्जांपल भी तो दे दो। तो ठीक है, चलिए अब इसे हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ओके, मतलब ये कैटलिस्ट का जो फिनोमेना है इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब जैसे आपके पास 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में से कितने के पास कितना एनर्जी है, समझ में आ रहा है। जैसे 100 मॉलिक्यूल है तो 20 के पास कुछ और है, 30 के पास कुछ और है, 50 के पास कुछ और है। लेकिन याद रखना 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं होंगे, जैसे 20 टोटल करोगे तो उनका टोटल जो है वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अच्छे से ही समझना है तो इसकी पहली वाली वीडियो देख लीजिए हमारी। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एनर्जी। आप एनर्जी दोनों ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो कि अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी में। तो इसमें जो ग्राफ आता है ये कुछ बेल शेप का ग्राफ आता है, देखिए ऐसे। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब जरा देखिए, ये मान लीजिए हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। ये विदाउट कैटलिस्ट मतलब इसका मतलब क्या है कि इतने मॉलिक्यूल के पास ही एक्टिवेशन एनर्जी है, बाकी किसी के पास नहीं है। ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से लेके ये सब कुछ जो कुछ भी, ये पूरे जो मॉलिक्यूल है इनमें किसी के पास भी इतनी एनर्जी नहीं है। कितनी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूं कि ये जो एनर्जी है ये 75 किलो जूल, कितनी है, 75 किलो जूल। तो ये भी मैं मान लेता हूं कि ये समवट अराउंड 10 मॉलिक्यूल ही है। आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 10 मॉलिक्यूल के पास ही इतनी एनर्जी है, कब कब, जब कैटलिस्ट नहीं यूज हुआ था। तो अब देखिए, अब मैं कैटलिस्ट को यूज कर लेता हूँ तो अब ग्राफ कैसा आता है वो देखिए। ये देखिए अब ऐसा आ गया, ये पीक से थोड़ा नीचे आ गया, ये नीचे देखिए, पीक थोड़ी ऊपर है और ये पीक जो है ये थोड़ी सी नीचे। ये पीक ऊपर नीचे क्या रिप्रेजेंट कर रही है सर, तो जो बेटा पीक ऊपर नीचे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इतना जो एरिया है, इतना जो एरिया है वो इधर कवर हुआ है। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम। तो इधर देखो, अब ये इतने एक्स्ट्रा हो गए। मतलब अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो एक काम करते हैं, ये पीक वाला पार्ट हटा ही देते हैं, इसको एक ही साथ दिखाता हूँ मैं आपको, या आगे नहीं करते, ऐसे लेते हैं। मान लीजिए अब मैंने कैटलिस्ट ले लिया तो अब एक्टिवेशन एनर्जी ये आ जाती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अब ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल भी आ गए। अब ये एक्स्ट्रा मान लीजिए ये 10 थे तो ये कितने हो गए, 8। तो 10 प्लस 8 मतलब टोटल अब 18 मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी है। आया आपको समझ में। पहले देखिए, पहले पूरे मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स, 100 में से सिर्फ 10 के पास एक्टिवेशन एनर्जी थी। लेकिन जैसे आपने कैटलिस्ट लिया तो कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। मतलब अब ये 8 भी एक्टिवेशन एनर्जी को रखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। आ रहा है आपको समझ में, जी हाँ। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी है, ये मेजोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल के पास है। अब मान लीजिए अगर ये 75 है तो ये उसका अप्रोक्सीमेटली आधा दिख रहा है, तो मान लीजिए 35 की एनर्जी ऐसे 100 में से 50 के पास। तो देखिए ना, फ्रैक्शन आ गया ना, 50 में से 100, और 100 में से 50 मतलब क्या, कितना फ्रैक्शन हो गया, जी हाँ 0.5 मतलब पूरा ये मिला के, पूरा जो कर्व के अंदर है वो मिला के फ्रैक्शन 1 ही होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा 1 में कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैटलिस्ट यूज करने पे
कैटलिस्ट यूज करने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। जी जैसे देखिए, ये जो एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये जो एनर्जी है यहाँ तक देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ तक ये यहीं तक थी, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये कितनी थी? 75 किलो जूल। अब मैं मान लेता हूँ ये कितना हो गया कैटलिस्ट में? 65 किलो जूल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। ओके, तो ये था ग्राफ। अब आपको एक ग्राफ और बताते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कैटलिस्ट रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे लेता हूं मैं एनर्जी, और ये क्या हो गया मेरा? रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया मेरा? ये ऐसे नीचे कर लेते हैं। देखिए, अगर ये ऊपर है और ये नीचे, इसका मतलब क्या? ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, मतलब रिएक्टेंट ने एनर्जी रिलीज किया। तो कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक, और यही ऊपर हो जाएगा। तो रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, तो कौन सा? एंडोथर्मिक। और ये देख रहे हो लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो रिएक्टेंट से किसकी तरफ जा रहे हो? प्रोडक्ट की तरफ। मतलब रिएक्शन हो रहा है, मतलब क्या? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इसको ऐसे लिखिए, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या फिर व्हाट एल्स यू कैन राइट? यू कैन राइट रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होता है हम सब जानते हैं, ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होके जाता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं टीएस। ओके, इसको क्या बोलते हैं? टीएस। और रिएक्टेंट को यही एनर्जी चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अभी जो कुछ भी हो रहा है ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में हो रहा है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। मान लीजिए अब इस रिएक्शन में मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैसे कैटलिस्ट इस रिएक्शन के पाथ को चेंज करेगा? तो कैटलिस्ट अब यहां से रिएक्शन को लेके जाएगा। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एकदम सेम है, मतलब वही रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट, वही रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट, लेकिन अब टीएस चेंज हो गई। ये कौन सी है? ये टीएससी है। टीएससी मतलब कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। और ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये इसको यहाँ पे बना देता हूं मैं, ये है ईएसी। ईएसी मतलब क्या? एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो देखिए, पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, अब इतनी। ये एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट और ये प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट ने किया क्या? वाया कैटालिस्ट ने तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। पहले रास्ता ये ऊपर से था, इतना ऊपर जाना पड़ता था, और अब नीचे से जाना पड़ता है। मान लो ऐसा सोच लो, आप इस पहाड़ी पे जा रहे थे, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते थक रहे थे, तब तक आपने देखा कि आपका एक फ्रेंड हेलीपैड लेके आ गया, डायरेक्ट आपको हेलीकॉप्टर में बिठाया और ये रास्ते से यहाँ पे छोड़ दिया। तो कैटालिस्ट जैसा काम किया उसने, आपको आसानी से आपकी जर्नी तक, मतलब जर्नी कंप्लीट करवा के यहाँ तक पहुंचा दिया। सिंपली वैसे ही टीचर भी एक कैटलिस्ट होते हैं। अगर किसी बुक के आपको 500 पेज को पढ़ना है और मान लीजिए आपको 500 घंटे लगते हैं, तो टीचर उसको ईजी करवा देंगे। मतलब कैसा? 280 या फिर 300 आवर्स में करा देंगे, ताकि आपका जो वो आवर्स लगने वाला था एक्चुअल, अब वो कम हो जाएगा। मतलब जो टाइम था उसको कम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इससे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वो पॉइंट भी दिए गए हैं। अब ये जो पूरी एनर्जी होती है, रिएक्टेंट प्लस ई ट्रांजिशन, मतलब ये पूरी एनर्जी, इसको ई थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई एच मतलब ई एनर्जी थ्रेशोल्ड, एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के एनर्जी का गैप। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच। ओके, अब देखिए, ये तो एक डायरेक्शन का रिएक्शन है। आप बैकवर्ड भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें आपको प्रोडक्ट क्या देगा? रिएक्टेंट। तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जब आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट देगा तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी। फिर यहां से लेके टीएस तक का, मतलब ये पूरा, चलिए यहाँ पे भी एक लाइन गिरा देता हूं मैं, जगह है। ये पूरा क्या हो जाएगा? ई ए बैकवर्ड। ये क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। हालांकि टेक्स्ट बुक में ऐसा थोड़ा सा बैकवर्ड वाला भी दिया है, तो वो मैं बता रहा हूँ। और कैटालिस्ट ले लिए, तो फिर कैटालिस्ट लेने के बाद ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर ये बैकवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इतना हो जाएगा। जैसे ये क्या हो जाएगा? ये बैकवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड आपकी बुक में एक लाइन लिख दिया है, तो मैंने आपको इजीली समझाने की कोशिश कर दी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कुछ और नहीं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी होता है। थ्रेशोल्ड इज अ सब व्हिच इज टेकन फ्रॉम लाइक घर में चौखट होती है ना, दहलीज, वैसा। समझ में आया? जैसे ये यहाँ पे एनर्जी 0 है, इससे थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे आप तो एनर्जी का कुछ वैल्यू है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा? ओवरऑल हमने क्या सीखा? कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है और खुद रिएक्शन में यूज नहीं होता, ओके, और क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली भी बाहर आ जाता है। फिर कैटलिस्ट भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना था? पॉजिटिव। उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने पढ़े, और फिर हमने ये देखा कि कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है और कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अगर वही नेगेटिव कैटलिस्ट होता तो ये जो है पीक ये और ऊपर से जाती, मतलब यहाँ पे कुछ आपकी टीएस बनती, यहाँ पे आपकी कुछ टीएस बनती है। अब आप सोचोगे सर ये टीएस क्या है, तो उसके बारे में डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया। ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होता है। तो इसी के साथ हमने केमिकल काइनेटिक्स का अपना पूरा चैप्टर जो है वो खत्म कर लिया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चंस है, इंटेक्स क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं, दैट विल सॉल्व, ओके। और उससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट के कुछ डाउट आएंगे, बहुत सारे डाउट हो जाएंगे, तो विल कीप अ क्लास। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, एंड आई होप यू विल डू समथिंग ऑसम in your family, in your society and also for your country. चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड।